नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सबों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम। आप सबों का वहां पे भी हमारे सभी लेसन्स पढ़े हैं। आप वहां पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक साथ स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं आर्यन जावेद प्रयागराज से। आज हम लोग जो है संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राष्ट्रपति का जो है 6वां वीडियो जो है कल पड़ेगा, तो आप लोग कमेंट ना करिए सर राष्ट्रपति का वीडियो डाल दीजिए। कई दिन से राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला जो है नेक्स्ट वीडियो राष्ट्रपति का ही पड़ेगा। तो आज हम सोचें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है उससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाए। और इससे रिलेटिव जो है बहुत से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये भले जो है क्वेश्चन जो है आपको 15 दिख रहा है, लेकिन 15 क्वेश्चन नहीं, कम से कम इस पर जो हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो शुरू किया जाए। और ये जो भी प्रश्न मैं लिखा हूँ ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और जिस मैगजीन में दिया था वहीं से क्वेश्चन को मैं लिखा हूँ। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश, राजस्थान पीसीएस, अदर राज्यों में जो पूछे गए प्रश्न वही सब है, और इसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखें, पहला प्रश्न यह है आ जाए कि प्रथम चार्टर एक्ट कब लाया गया था। प्रथम चार्टर कब पेश किया गया था? तो देखेंगे जो है अंग्रेजों के ज़माने में जो पहला चार्टर जो आया था वह 1793 में आया था। ये ध्यान रखना आप लोग, 1793 जो है प्रथम चार्टर आया था। अब प्रथम चार्टर में जो है कहा गया, प्रथम चार्टर के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में किया गया था। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन 1793 का जो पहला प्रथम चार्टर एक्ट आता है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार दिया गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो है इस चार्टर में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो है ये 6 लोग होते थे, और यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। और ये 6 सदस्य जो है ये ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते थे। और ये ध्यान रखना आप लोग, जो है इनको जो है पहले जो है ब्रिटेन के खजाने से जो है इनको वेतन सैलरी दिया जाता था। लेकिन 1793 का प्रथम चार्टर में लिखा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य होंगे इनका वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1793 के चार्टर में कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 20 साल के लिए लाइसेंस और परमिशन दिया जा रहा है भारत में व्यापार बिजनेस करने का। तो इस तरह देखेंगे ये जो चार्टर एक्ट था जो है राजलेख इसको कहा जाता है। वहाँ के सम्राट महारानी विक्टोरिया के द्वारा या वहाँ के सम्राट के द्वारा ये आदेश जारी किए जाते थे। ये चार्टर एक्ट जो है 20-20 साल पे लाया गया था। तो पहला चार्टर 1793 में लाया गया था, इसी में 20 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका जो है 1813 का चार्टर आया था 20 साल बाद। फिर 1813 के चार्टर में जो है 20 साल जोड़ देंगे तो 1833 का चार्टर आ जाएगा। और अंतिम चार्टर जो है 1833 के चार्टर में 20 साल जोड़ देंगे तो आप लोग का जो है 1853 का चार्टर एक्ट आ जाएगा। तो ये प्रश्न ये भी बन सकता है कितने चार्टर एक्ट आए थे। तो 1793 का चार्टर पहला था, उसके बाद 1813 का चार्टर आया था, 1833 का चार्टर आया था, और फिर 1800 अंतिम चार्टर जो है 1853 का चार्टर। तो इस तरह देखेंगे 1, 2, 3 और 4 चार्टर आए थे। और हर चार्टर के बीच में जो है 20 साल का अंतराल था। 20-20 साल पे जो है ये चार्टर एक्ट लाया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए किस चार्टर के द्वारा ब्रिटिश भारत में विधि आयोग का गठन किया गया। तो देखेंगे जो है 1833 का जो चार्टर लाया गया था इसी में जो है विधि आयोग का गठन किया गया था। और ध्यान रखना जो है गवर्नर जनरल के जो कार्यकारी परिषद था उसमें जो है एक चौथा व्यक्ति अस्थायी रूप से जो है विधि विशेषज्ञ के रूप में जो है लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। ये ध्यान रखना, लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले जो था इसको जो है विधि आयोग जो बनाया गया था भारत में इसका जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही भारत में जो है कानून का संग्रह किया गया, संहिताबद्ध किया गया कानून का। और लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया। इसीलिए भारत में जो है आईपीसी के जनक जो है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। और देखेंगे जो है भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है
1 जनवरी 1862 को लागू कर दिया गया। और आईपीसी पर हस्ताक्षर करने वाला वायसराय कौन था, तो आप बताना लॉर्ड कैनिंग था। और ये ध्यान रखना, जो 1853 का जो चार्टर आया था, अंतिम चार्टर, इसके द्वारा जो है कार्यकारी गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में जो है अस्थायी विधि विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले थे। 1853 में जो है इसको अस्थायी सदस्य बना दिया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह देखें किस चार्टर के द्वारा ब्रिटिश भारत में विधि आयोग का गठन किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट में। और 1833 के चार्टर एक्ट में देखेंगे भारत में दास प्रथा का अंत किया गया। और 1833 के चार्टर में कहा गया कि अब जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। तो इस तरह देखेंगे जो है बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यही 1833 के चार्टर एक्ट से जो है देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चाय अफीम पे जो है ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी व्यापार बिजनेस कर सकती हैं। 1813 का चार्टर था, उसमें जो है अफीम चाय को छोड़ के जो है अन्य कंपनियों को भी एकाधिकार दे दिया गया भारत में व्यापार बिजनेस करने का। तो इस तरह ध्यान रखना किस चार्टर के द्वारा ब्रिटिश भारत में विधि आयोग का गठन किया गया, तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट में। क्वेश्चन आ जाए किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया। तो ध्यान रखना जो है 1919 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था, इसी में जो है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया। और पूर्णतः जो है प्रांतों को जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना प्रांतों में किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो अब आप लोग 1935 बताएंगे। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो है पूर्णतः जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया, तो आप बताएंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1919 के अधिनियम को जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेगू जो है यह जो है भारत सचिव था और मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड जो थे भारत सचिव थे। और पहली बार 1919 के अधिनियम में देखेंगे आप लोग जो है भारतीय महिलाओं को जो भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में जो है हाई कमिश्नर की नियुक्ति किया गया, मतलब हाई कमिश्नर उच्चायुक्त की नियुक्ति किया गया। और देखेंगे आप लोग जो है और 1919 के अधिनियम में देखेंगे आप लोग जो है बजट पर जो है मतदान करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। तो यह चार्टर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन आ जाए विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग देखेंगे भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद की गठन की बात किया गया है। और देखेंगे आप लोग जो है अनुच्छेद 171 में ही लिखा गया है कि राज्यपाल जो है विधान परिषद में जो है 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा। और 1/6 सदस्य जो है कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा आदि से जिला बोर्ड आदि से जुड़े होते हैं, तो इस शांति के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो इस तरह देखेंगे विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1/6 होती है। राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में जो है राज्यपाल 1/6 सदस्य नियुक्त करता है, तो यूपी के विधान परिषद में जो है राज्यपाल जो है 10 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है यूपी विधान परिषद में, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखें 5 प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। तो आप लोग ध्यान रखना भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर जो है राज्य जो गठित किया गया था वह है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे पहले जो है भाषा के आधार पे जो है राज्य गठित किया गया तो आंध्र प्रदेश। कब गठित किया गया था, तो आप लोग बताएंगे 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था, ये ध्यान रखना। लेकिन इसका विधिवत रूप से जो है कब लागू किया गया, मतलब मान्यता दिया गया अधिनियम के द्वारा, तो 1956 में, ये ध्यान रखना। तो इस तरह देखेंगे जो है सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में जो है भाषा के आधार पर राज्य गठित किया गया आंध्र प्रदेश। मद्रास राज्य को काट के जो है तेलुगु भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। और 1966 में देखेंगे भाषा के आधार पे जो है आपका पंजाब हरियाणा का भी पुनर्गठन किया गया। ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पे जो है किस राज्य का पुनर्गठन किया गया, तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया 1 अक्टूबर 1953 को। प्रश्न आ जाए कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में जो है राज्यसभा के कितने सदस्य लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना जो है राज्यसभा से जो है 7 सदस्य लिए जाते हैं।
सात सदस्य लिए जाते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसको जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति कहा जाता है। सार्वजनिक इसको जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। और इसमें देखेंगे आप लोग जो है लोकसभा से जो है इसमें जो है 15 सदस्य लिए जाते हैं, 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। टोटल इसमें जो है 22 लोग होते हैं। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति जो होता है उसमें कुल कितने लोग होते हैं? 22 लोग होते हैं। 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं और 15 जो है लोकसभा से लिए जाते हैं। और इनका लोक लेखा समिति का जो है अध्यक्ष होता है वो विपक्ष पार्टी का होता है, ध्यान रखना। और इसमें देखेंगे लोक लेखा समिति, सार्वजनिक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है सार्वजनिक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो है आप लोग बताएंगे मुरली मनोहर जोशी हैं। तो इस तरह देखेंगे जो है प्रश्न आ जाए कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना 7 सदस्य होते हैं। और यह समिति अस्थायी समिति होती है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इसका गठन 1921 में किया गया था। इन सदस्यों का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। CAG के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है उस रिपोर्ट की जांच जो है लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह देखेंगे भारत की खजाने की रक्षा भी करता है, मितव्ययता को जो है मतलब फालतू पैसा खर्च होने नहीं देता है, इस पर ये रिपोर्ट देता है। और पूछ देगा एग्जाम में कि सबसे बड़ी अस्थायी समिति कौन है, तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन जिसको अनुमान समिति भी कहा जाता है, एस्टीमेट कमेटी भी कहा जाता है, यह सबसे बड़ी समिति है। 2014 के IAS में प्रश्न आया था कि 3 अस्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन है, तो प्राक्कलन समिति है। उसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 जो है लोकसभा से लिए जाते हैं। राज्यसभा से एक भी प्राक्कलन समिति में नहीं लिया जाता है। और उसमें भी देखेंगे जो है टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं और 30 का निर्वाचन जो है लोकसभा से किया जाता है। और ये भी अस्थायी समिति होती है, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और इसका गठन प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया था, ये ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए धन विधेयक कहाँ सर्वप्रथम पेश किया जाता है, तो धन विधेयक जो मनी बिल होता है ये सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा में। और ध्यान रखना जो है और धन विधेयक का उल्लेख भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 110 में इसका उल्लेख किया गया है। और धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक मनी बिल पारित हो जाता है तो उसको राज्यसभा में ले जाया जाएगा। राज्यसभा मनी बिल को जो है 14 दिनों तक रोक सकता है। मान लीजिए धन विधेयक पर विवाद हो जाए लोकसभा राज्यसभा में तो इस पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में धन विधेयक पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत जो है उस पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखना जो है मनी बिल का उल्लेख जो है 110 में दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये भी ध्यान रखना आप लोग जो है धन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है क्वेश्चन आ जाए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का जो है अधिकार किसे प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखना जो है संसद को दिया गया है। संसद जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो होता है एक संघ सूची का विषय है। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन की बात किया गया है और 214 के तहत जो है हाई कोर्ट का जो है गठन की बात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है, 30 न्यायाधीश हैं, टोटल जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है 31 है। और पूरे भारत में जो है हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में जो है 25 हाई कोर्ट हो गया। अभी हाल ही में देखेंगे जो है आपका जो है आंध्र प्रदेश में भी हाई कोर्ट का गठन कर दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट हो गया है। और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है आपका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और एशिया का भी सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट है। भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जिसको 1948 में गठन किया गया था। और भारत में जो है किस अधिनियम के द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखना जो है 1861 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, तो मुंबई, कोलकाता, मद्रास में जो है 1862 में जो है हाई कोर्ट जो है स्थापित किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट पूरे ब्रिटिश भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। जो 1700
और 94 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया गया। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जो है कमज़ोर था, क्योंकि जो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता था तो उसके विरुद्ध लंदन में प्रिवी काउंसिल में जाना पड़ता था, अपील करना पड़ता था। प्रिवी काउंसिल जो डिसीजन देता था वही डिसीजन क्या होता था, मान्य होता था। और ये भी ध्यान रखना, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1866 में किया गया था। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखना जो है किस अनुच्छेद के तहत, तो किस अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग, तो अनुच्छेद 315 के तहत जो है 315(1) में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का ध्यान रखना जो है 315(2) में जो है इसका गठन की बात किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 315(1) के तहत किया जाता है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है 315(2) के तहत किया जाता है। तो इस तरह देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम जो बनाया गया और उसमें जो है कहा गया है कि जो है केंद्र के लिए जो है संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होगा और कई राज्य मिलकर चाहे तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। तो 315 में जो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है 315(2) में कहा गया है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 9 सदस्य होते हैं, टोटल 10 लोग होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछ देगा कि पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो देखेंगे पंचशील का नारा जो है यह जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ध्यान रखना। तो देखेंगे पंचशील का जो नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था और चाइना और भारत के बीच जो संबंधों को जो है दर्शाने के लिए जो है पंचशील सिद्धांत जो है लागू किया गया। 1954 में जो है पंचशील का नारा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। देखिए पंचशील जो है गौतम बुद्ध के जो नैतिक उपदेश है वहीं से 5 चीज़ें लिया गया है और इसको जो है व्यवहारिक रूप से 1954 में जो है चाइना के प्रधानमंत्री जो है चाउ एंड लाई थे और भारत के प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे। 1954 में जो है 29 अप्रैल 1954 को जो है पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और 29 अप्रैल 1954 को जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। और पंचशील में जो है 5 बातें लिखी गई हैं, उसी को पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। ये भारत की विदेश नीति में इसको शामिल भी किया गया था और भारत चाइना के संबंधों को जो है इस पंचशील के माध्यम से जो है लागू किया गया सिद्धांतों को। पंचशील में कहा गया कि भारत और चाइना जो है एक दूसरे के संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेंगे। दूसरा इसमें कहा गया कि भारत और चाइना जो है एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा इसमें कहा गया कि भारत और चाइना जो है परस्पर जो है एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे और समानता का पालन करेंगे। उसके बाद जो है कहा गया कि चाइना और भारत जो है शांतिपूर्वक जो है सह अस्तित्व का पालन करेंगे। और फिर 5वां कहा गया कि भारत और चाइना जो है आप आंतरिक मामलों में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इन्हीं 5 बिंदुओं पॉइंट को जो है पंचशील नाम दिया गया, पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। और देखेंगे पंचशील सिद्धांत का उल्लंघन भारत ने ही कर दिया, क्योंकि दलाई लामा जो है 1960 के दशक में जो है दलाई लामा भारत में आ गए। चाइना ने कहा कि दलाई लामा हमारे शत्रु हैं, इनको हमको सौंप दीजिए। भारत देने से मना कर दिया और इसी कारण वह जो है चाइना गुस्सा होकर 1962 में भारत पे आक्रमण कर दिया। तो प्रश्न इन्हीं 5 पॉइंटों को जो है पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए पंचशील सिद्धांत का नारा किससे संबंधित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था और यह जो है 29 अप्रैल 1954 को जो है लागू कर दिया गया, दिल्ली में लागू कर दिया गया। उस समय जो है चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एंड लाई भारत आए थे। उसके बाद प्रश्न आ जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो के संथानम जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है के संथानम की सिफारिश पे किया गया था। के संथानम के सिफारिश पे किया गया था। तो प्रश्न आ जाए कि किस अधिनियम के द्वारा जो है किस केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है किस अनुशंसा पर किया गया था? तो के संथानम के सिफारिश पे किया गया था। ठीक है। और देखेंगे जो है 1964 में जो है
1964 में जो है, ठीक है, 1964 में जो है केंद्र संतानों की सिफारिश पे जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है एक केंद्र की एजेंसी है और यह केंद्र में जो भ्रष्टाचार होता है इसकी भी ये जांच पड़ताल करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये इसका सदस्य, केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ध्यान रखना, प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्यारे बच्चों, किस अधिनियम के द्वारा दलितों, हरिजनों तथा मजदूरों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया? तो ध्यान रखना जो है 1935 में जो है दलितों के लिए, मजदूरों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रदान किया गया। वैसे देखा जाए भारत में 1909 का जो है मार्ले मिंटो सुधार था, उसमें पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया। इसीलिए 1909 के जो है भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार को जो है भारत में जो है सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। उसी अधिनियम से भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति होता है और इस अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909 को जो है भारत में जो है सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है और इसमें जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। और ये इसी अधिनियम को जो है फूट डालो, 1909 के अधिनियम को फूट डालो शासन करो अधिनियम भी कहा जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे जो है सिख और एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी मांग कर रहे थे निर्वाचन जो है विधानसभा और केंद्रीय विधान परिषद में जो है विधानसभा में जो है एंग्लो इंडियन को, यूरोपियनों को और सिख संप्रदाय को भी अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए। तो देखेंगे आप लोग जो है 1919 का जो अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आता है तो उसमें पहली बार जो है सिखों को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियन को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है बना दिया गया और दलितों का, मजदूरों को जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। ये ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न आ जाए, किस अधिनियम के द्वारा बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का प्रावधान किया गया? तो देखेंगे आप लोग जो है 1862 का जो अधिनियम आता है, 1862 के अधिनियम में जो है कि बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इस तरह देखेंगे जो है 1909 का जो भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार आता है उसमें जो है पहली बार जो है बजट पे जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, क्रॉस क्वेश्चन करने का अधिकार दिया गया। लेकिन फिर भी मतदान करने का अधिकार, बजट में मतदान करने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया। वो आगे जो है 1919 के अधिनियम में जो है मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इस तरह देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, तो आप बताएंगे 1909 का जो है भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार में जो है बजट पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और देखेंगे जो है क्वेश्चन आ जाए कि निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी थे। आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप लोग बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 61वां संविधान, ऊपर लिख दे रहा हूँ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और उस समय देखेंगे देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बार बार प्रश्न आता है। और वोट डालने का अधिकार जो है विधि का अधिकार है, का संवैधानिक अधिकार नहीं माना जाता है। आयोग जो है विधि का अधिकार ही मानता है। और भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 326 में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। और भारत में देखेंगे 1892 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें पहली बार जो है सेंट्रल विधानसभा में जो है, केंद्रीय विधानसभा में जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है मतदान करने का प्रावधान किया गया। और देखा जाए संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत जो है 1892 के अधिनियम में ही होता है। और कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा था 1862 के अधिनियम के कहा जा रहा था कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकार दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा 1862 में जो है केंद्रीय विधानसभा में जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का शुरुआत किया गया। तो इस तरह देखेंगे सबसे सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप लोग।
भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो देखेंगे अभी हाल ही में जो है पीसीएस का एग्जाम जो है यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो बहुत से लोग 26 नवंबर 1949 लगा दिए थे, लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक आप लोग बताएंगे 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन देखेंगे जो है 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के द्वारा भारत का राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। और ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन को स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है स्वीकार किया गया। तो इस तरह देखेंगे जो है पीसीएस में जो है 2018 में जो है 17 में जो है 18 में जो है पूछा गया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान के 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उस दिन जो है संविधान को अंगीकृत किया गया, एक्सेप्ट और स्वीकृति दी गई थी। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ध्यान रखना। और संविधान सभा की प्रथम बैठक भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग को पता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है 20 हो सकता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे जो है यहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। और किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो बहुत से लोग राज्यसभा लगा कर आए थे, नहीं, गलत हो जाएगा, ये होगा विधान परिषद। विधान परिषद, भारत में जो है कुल 8 विधान परिषद है और विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 69 में है। इसमें कहा गया कि राज्यों के कहने पे संसद जो है विधान परिषद का सृजन कर सकता है और राज्यों के कहने पे ही संसद जो है विधान परिषद को समाप्त कर सकता है। अभी हाल में देखेंगे उड़ीसा में विधान परिषद का निर्माण किया गया है। तो विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है, ये ध्यान रखना आप लोग। और राज्यसभा जो होता है उसको समाप्त भी नहीं किया जा सकता है और राज्यसभा भी कभी विघटित भंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखें 19, प्यारे बच्चों, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी होती है? तो देखेंगे गणपूर्ति जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 गणपूर्ति होती है। गणपूर्ति का मतलब न्यूनतम लोकसभा में लोकसभा राज्यसभा दोनों का गणपूर्ति 1/10 होता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो आर्टिकल 100 में जो है गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। गणपूर्ति का मतलब होता है कि लोकसभा राज्यसभा में जो है 1/10 सदस्य न्यूनतम उपस्थित होने चाहिए, तभी लोकसभा राज्यसभा में कार्य होगा, अन्यथा लोकसभा राज्यसभा को स्थगित कर दिया जाता है। तो लोकसभा में आप लोग देखेंगे लोकसभा में कुल सीटें जो है 552 है, इसका जो है 1/10 कर देंगे गणपूर्ति, तो इसके मतलब 55 सांसद जो है लोकसभा में होने चाहिए न्यूनतम, तभी जो है लोकसभा में काम होगा। उसी तरह देखेंगे राज्यसभा में सीटें 250 है, 250 का 1 गणपूर्ति 1/10 कर देंगे, तो इसके मतलब राज्यसभा में न्यूनतम 25 लोग होंगे तभी जो है राज्यसभा का कार्य होगा। तो ये जो 55-25 क्या होता है, इसी को कोरम कहा जाता है, गणपूर्ति कहा जाता है। ठीक है, इतनी लोकसभा राज्यसभा में 55-25 लोग होंगे तभी लोकसभा राज्यसभा का काम होगा। तो प्रश्न पूछ दे राज्यसभा का या लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितने होने चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से प्रश्न आता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच कौन सी विशेषता समान है? तो देखेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है दोनों जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का प्रयोग दोनों का अधिकार दिया गया है। और एक समानता और भी आप बता सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ये भी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर, कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। और देखेंगे भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात किया गया। और भारत में सबसे पहले जो है 10 अक्टूबर 1963 को जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और पहले अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और पहले अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष जो है
विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही अंतर्राज्यीय परिषद का जो है अध्यक्ष होता है। और ये ध्यान रखना, अंतर्राज्यीय परिषद जो है केंद्र राज्यों के बीच जो है संबंधों को जो है विवाद झगड़े को सुलझाता है, दोनों केंद्र राज्यों के बीच जो है समन्वय स्थापित करता है। तो इस तरह देखेंगे जो है प्रश्न आता है कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 263 के तहत। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद भारत के राष्ट्रपति कब गठित किया गया, 1990 में। प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। और ये भी ध्यान रखना आप लोग जो है अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है यह जो है गैर संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 263 में दिया गया था। ये भी प्रश्न पूछ दिया गया है, क्या अंतर्राज्यीय परिषद जो है संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है, तो बताएंगे संवैधानिक संस्था है। और जो नीति आयोग होता है यह जो है गैर संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, किस वाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो देखेंगे बेरुबाड़ी का जो मामला था, बेरुबाड़ी का मामला जो है 1960 की घटना है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है, और संविधान के आर्टिकल 368 के तहत जो है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस मामले को देखेंगे 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उठाया गया। इसमें देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि प्रस्तावना उद्देशिका भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, और अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत जो है उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है। और लेकिन संशोधन करते वक्त संसद ये ध्यान रखेगा कि संविधान में जो है संविधान का जो मूल ढांचा है उस पर जो है आंच नहीं आना चाहिए, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो इस तरह देखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रियम्बल को जो है संविधान का अभिन्न अंग माना गया था, लेकिन बेरुबाड़ी माना गया। अब बेरुबाड़ी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का अंग नहीं है। तो ये मुकदमा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में प्रश्न PCS में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखें, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, तो देश का जो अध्यक्ष होता है या देश का राष्ट्रपति जो होता है, या देश का राष्ट्रपति हो या देश का जो राज्याध्यक्ष हो, वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ध्यान रखना। मतलब जिस देश का मुखिया, जिस देश का राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, तो ऐसे देश को गणतंत्र कहा जाता है। और देखेंगे आप लोग जो है भारत में लिच्छवी गणराज्य स्थापित किया गया था ईसा पूर्व, और सबसे पुराना गणतंत्र भारत में ही है देखा जाए तो। और गणतंत्र का जो कंसेप्ट जो लिया गया है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का जो राजा होता है वंशानुगत है, राजा के खानदान के लोग ही वहाँ राजा बनते हैं, इसीलिए ब्रिटेन जो है रिपब्लिक कंट्री नहीं है, गणतंत्र नहीं है। सऊदी अरबिया गणतंत्र नहीं है, उत्तर कोरिया गणतंत्र नहीं है। जिस देश का राष्ट्रपति या हेड जो होता है, अध्यक्ष जो देश का होता है, वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, तो ऐसे देश को गणतंत्र कहा जाता है। देखेंगे भारत जो है गणतंत्र है, लेकिन भारत के राज्य गणतंत्र नहीं है, क्योंकि राज्यों के जो राज्यपाल होता है वो नॉमिनेट होता है, जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है। इसीलिए भारत के 36 राज्य गणराज्य नहीं है, लेकिन भारत गणराज्य है, क्योंकि भारत का मुखिया जो होता है वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया PCS IAS में, अमेरिका गणराज्य है, लेकिन अमेरिका के 50 राज्य गणराज्य नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो 50 राज्य हैं वहाँ का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, और गवर्नर का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। इसीलिए अमेरिका गणराज्य है, लेकिन अमेरिका के 50 राज्य गणराज्य नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जिसको आप लोग ध्यान रखना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, मतलब शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तब बताएंगे संविधान से प्राप्त होता है, संविधान से। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में जो है सर्वोच्च कौन है, तो देखा जाए भारत में सर्वोच्चता संविधान को दी गई है, और संविधान के द्वारा पूरा पावर जनता को दिया गया है। तो भारत में जनता जो है संप्रभु है, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा गया हम भारत के लोग,
इसका मतलब यह है कि संविधान के द्वारा पूरा पावर जनता को दिया गया। भारत की जनता संप्रभु है। ये नहीं लिखा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान के लोग ही भारत में राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, शासन बनेंगे। ये नहीं लिखा गया। लिखा गया है हम भारत के लोग प्रियम्बल में। इसलिए इसका मतलब संविधान के द्वारा पूरा पावर संप्रभुता जो है जनता में निहित है। उसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 देखें, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आप लोग पता है कि 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और 2 को आगे कर दो, 1 को पीछे कर दो तो कितना हो जाएगा 213। तो 213 के तहत जो है राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करता है। जब राज्य विधानसभा विधान परिषद की बैठक न चल रही हो और राज्य में कोई कानून विधेयक लागू करना अति आवश्यक हो तो राज्यपाल जो है अध्यादेश के माध्यम से उसको लागू कर देगा। वह अध्यादेश 7.5 महीने तक लागू होगा, और राज्यपाल जो है राज्य सूची और समर्थित सूची के विषयों पर ही अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश जो है ऑर्डिनेंस जो होता है वह अस्थायी कानून होता है, और विधानसभा विधान परिषद की स्वीकृति मिलने के बाद वह परमानेंट अस्थायी कानून हो जाता है। तो राष्ट्रपति 123 आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और 213 के तहत जो है राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव पद का सृजन किया गया। तो देखेंगे जो है 1958 का जो है भारत शासन अधिनियम, तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसी में सबसे पहले भारत सचिव पद का सृजन किया गया है। भारत सचिव जो है ब्रिटेन में बैठता था, भारत के मामलों में जो है ब्रिटेन के संसद में जवाब देता था। तो इस तरह देखेंगे जो है भारत सचिव का पद जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया, और पहली बार 1858 का अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो है ब्रिटेन का संसद महारानी का अधिकार हो गया, ब्रिटेन के सम्राट का अधिकार हो गया है, ध्यान रखना। और देखेंगे आप लोग जो है 1858 का अधिनियम के द्वारा जो है देखेंगे आप लोग जो भारत सचिव का पद सृजित किया गया। और इसी 1858 के अधिनियम के द्वारा देखेंगे आप लोग जो है भारत में जो है वायसराय का पद सृजित किया गया। भारत का गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, और भारत का प्रथम वायसराय जो है आप लोग बताएंगे, भारत का प्रथम वायसराय जो है आपके जो है लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, किस भारत शासन अधिनियम को भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी को जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि भारतीयों के हितों की थोड़ा सा संरक्षण दिया गया। डलहौजी की हड़प नीति को ख़त्म कर दिया गया, भारतीयों को जो है विधान परिषद में जो है प्रतिनिधि देने की बात किया गया, और इस तरह जो है दत्तक पुत्र लेने की बात किया गया। भारत के जो नरेश थे, राजा थे, वो ब्रिटेन के सम्राट से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह देखेंगे जो है थोड़ा सा भारतीयों को फेवर में जो है इसमें जो है अधिकार दिया गया। इसीलिए दादा भाई नौरोजी का है कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है ये भारतीयों का क्या है, मैग्ना कार्टा है। और भारत संविधान के भाग 3 पढ़ोगे तो वो भारतीयों का भाग 3 को, मौलिक अधिकार को जो है भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन में 1215 में जो है मैग्ना कार्टा के माध्यम से ब्रिटेन के लोगों को बहुत से अधिकार दिया गया। इसीलिए 1215 में जो ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा जो बनाया गया, उसी से मौलिक अधिकार, मानवाधिकार की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 2014 के पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस में प्रश्न आया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया। तो 18 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटेन के संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। और सबसे कम समय में जो है कोई अधिनियम पारित होने वाला है तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। और देखेंगे इसी अधिनियम के द्वारा कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 संप्रभु देश होंगे, और देशी रियासत भारत के वो सब भी स्वतंत्र होंगे। लेकिन कोई देशी रियासत यदि भारत पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान किसी भी देशी रियासत को बलपूर्वक भारत और पाकिस्तान में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह देखेंगे 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, और ब्रिटेन में जो है देखेंगे आप लोग जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। और उसके बाद जो है 1947 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है आचार्य JB कृपलानी को बनाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखें, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत, ये भी पीसीएस में पूछा गया है, बलवंत राय मेहता। तो देखेंगे बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पंचायतों की गठन की बात की है, कहे कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत हो, जिला स्तर पे जिला पंचायत हो। तो इस तरह देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो है इन्हीं से माना जाता है, बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट से ही माना जाता है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता बताएंगे। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 30, प्यारे बच्चों, भारत के किस राज्य में पंचायतों में अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं दिया जाता है? तो आप लोग बताएंगे जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति को आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। वैसे देखा जाए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाता है। बिहार जो है भारत का प्रथम राज्य है जो पंचायती राज व्यवस्था में 1995 में जो है 50% आरक्षण प्रदान कर रहा है। और पंचायतों में आरक्षण जो दिया जाता है वह अनुच्छेद 243D के तहत दिया जाता है। और देखेंगे जो है पंचायतों में आरक्षण जो है जनसंख्या के अनुपात पे SC, ST, OBC और महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में वर्तमान में जो है 33% आरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन बहुत से राज्य हैं अब जो है 50% आरक्षण लागू कर दिए हैं पंचायती राज व्यवस्था में। तो ये आप लोग का वीडियो कैसा लगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।